ऐसे प्रश्न आज के क्लास में हम करने वाले हैं जो कि बीएसटीसी 2023 की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज की क्लास को एंड तक वॉच करना। बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है आपको बताना है, जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर की बात करो, बिल्कुल राष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, राजस्थान का परंपरागत एवं प्राचीनतम उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, शक्कर उद्योग या फिर चमड़ा उद्योग? जल्दी जल्दी से मैं आंसर बताता जाऊंगा, सभी नोट कर लीजिएगा। तो राजस्थान का परंपरागत एवं प्राचीनतम उद्योग दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी से बढ़ते अगला प्रश्न की ओर। अगला है, राजस्थान का गौरव कहलाने वाला किला कौन सा है? कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग या फिर रणथंभौर दुर्ग? जल्दी से इसका आंसर बताइए। राजस्थान का गौरव किस दुर्ग को कहते हैं? बात करें राइट आंसर की तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगला प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों, राजस्थान के एकीकरण के चरणों में सबसे बड़ा चरण किसे माना जाता है? प्रथम, तृतीय, चतुर्थ या फिर द्वितीय? राजस्थान के एकीकरण का सबसे बड़ा चरण कौन सा है आपको बताना है। तो बिल्कुल दोस्तों चतुर्थ चरण राजस्थान के एकीकरण का सबसे बड़ा चरण है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, राजस्थान से लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई प्रथम महिला कौन थी? शारदा भार्गव, यशोदा देवी, गायत्री देवी या फिर गिरिजा व्यास? जल्दी से आंसर बताइए। राजस्थान से लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई प्रथम महिला कौन थी? राइट आंसर की बात करें गायत्री देवी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? उद्योगों को, कृषि को, व्यापार को या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों, राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल दोस्तों कृषि को आपके मानसून का जुआ कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों, किस अभिलेख को कर्नल टोड द्वारा इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया था? मंडोर का अभिलेख, अपराजित शिलालेख, मानमोरी का लेख या फिर कणस्व का शिलालेख? आंसर बताइए जल्दी से, किस अभिलेख को कर्नल टोड द्वारा इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया था? राइट आंसर की बात करें मानमोरी का लेख इसका बिल्कुल आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताते रहना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों, डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? गौरी शंकर उपाध्याय, भोगीलाल पंड्या, हरिदेव जोशी या फिर माणिक्यलाल वर्मा? जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों, डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई आपको बताना है। तो बात करें इसके राइट आंसर की तो बिल्कुल दोस्तों भोगीलाल पांड्या इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों, राजस्थान का कौन सा शहर 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर या फिर अजमेर? आंसर बताइए इसका, कौन सा शहर 100 द्वीपों का शहर कहलाता है आपको बताना है। सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहना है और क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, एंड तक वॉच करना है, क्योंकि राजस्थान जीके के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं जो कि बीएसटीसी 2023 के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर या फिर अजमेर 100 द्वीपों का शहर बिल्कुल बांसवाड़ा को कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों, 56 का मैदान संबंधित है मध्य माही बेसिन से, हाड़ौती पठार से, अर्ध शुष्क प्रदेश से या फिर पूर्वी मैदानों से? 56 का मैदान किससे संबंधित आपको बताना है। जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा 56 का मैदान। तो बिल्कुल दोस्तों मध्य माही बेसिन से आपका 56 का मैदान संबंधित है। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा शहर सफेद शहर के नाम से जाना जाता है? ब्यावर, राजसमंद, मकराना या फिर उदयपुर? कौन सा शहर सफेद शहर के नाम से जाना जाता है आपको बताना है। जल्दी से बताइए, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से आंसर बताइए इसका। तो बिल्कुल दोस्तों उदयपुर को आपके व्हाइट सिटी सफेद शहर के नाम से जाना जाता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूरसा आडा ने अपनी डिंगल कविताएं किस शासक के पक्ष में लिखी थी? महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, हम्मीर या फिर राणा सांगा? जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों, दूरसा आडा ने अपनी डिंगल कविताएं किस शासक के पक्ष में लिखी थी आपको बताना। जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो बिल्कुल महाराणा प्रताप, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, निम्न में से कौन सा राजस्थान का जल दुर्ग कहलाता है? अचलगढ़, मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़ या फिर गागरोन? आंसर बताइए इसका, क्या हो जाएगा, कौन सा दुर्ग राजस्थान का जल दुर्ग कहलाता है? तो बिल्कुल दोस्तों झालावाड़ का गागरोन दुर्ग आपका राजस्थान का जल दुर्ग कहलाता है।
चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए, राजस्थान में झुंझुनू की प्रसिद्ध रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? गिन्नी देवी, कमला देवी, लक्ष्मी देवी या फिर नारायणी देवी? आंसर बताइए जल्दी से, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? झुंझुनू की प्रसिद्ध रानी सती का वास्तविक नाम नारायणी देवी, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों, कौन सी नदी मृत नदी के रूप में जानी जाती है? बनास, गग्गर, लूणी या फिर माही? आंसर बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? मृत नदी के रूप में किसे जाना जाता है आपको बताना है। तो बिल्कुल दोस्तों गग्गर नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, बोराट का पठार राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, डूंगरपुर प्रतापगढ़, उदयपुर, राजसमंद या फिर चौथा ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, उदयपुर? जल्दी से इसका आंसर बताइए। एक एक प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट होने वाला है। बोराट का पठार कौन से जिलों में फैला हुआ आपको बताना है। सभी अभ्यर्थियों को जो है आंसर देना है यहाँ पर। तो बिल्कुल दोस्तों उदयपुर, राजसमंद में आपके बोराट का पठार फैला हुआ है। अगला प्रश्न देखिए। अगला, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर, भरतपुर, करौली या फिर सवाई माधोपुर? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला आपको पूछा गया है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो बिल्कुल दोस्तों धौलपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सामोद महल कहाँ पर स्थित है? प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सामोद महल जयपुर, अलवर, भरतपुर या फिर टोंक? आंसर बताइए जल्दी से। सामोद महल कहाँ पर स्थित है आपको बताना है, जल्दी से बता दीजिए, क्या हो जाएगा राइट आंसर? बिल्कुल दोस्तों जयपुर के अंदर आपका ये स्थित है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों, सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? कन्हैया? जरूर से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सारी तैयारी एग्जाम तक आपको बिल्कुल फ्री में यहाँ पर करवाई जाएगी। तो सभी अभ्यर्थी एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर बताइए। सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक बिल्कुल गोकुल भाई भट्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों, निम्न में से कौन जोधपुर राज्य का शासक नहीं था? जसवंत सिंह, अजीत सिंह, अनूप सिंह या फिर मोटा राजा उदय सिंह? इनमें से जोधपुर का शासक कौन नहीं था आपको बताना है, जल्दी से बताइए। तो बात करें आंसर की, अनूप सिंह दोस्तों जोधपुर का नहीं बल्कि बीकानेर का शासक था, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला है, राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं से लगती है? 5, 6, 4 या फिर 3? आंसर बताइए इसका। राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं से लगती है आपको बताना है, जल्दी से सभी आंसर बताइए। तो बिल्कुल दोस्तों 5 राज्यों की सीमाओं से लगती है, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत के लगभग है? 11%, 8%, 15% या फिर 5%? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत के लगभग है? तो टोटल अगर बात करें 10.41 है, लेकिन यहाँ पर लगभग की बात हो रही है, तो 11% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। सभी क्लास को एंड तक वॉच करें और क्लास के एंड में आपको बताना कितने प्रश्न सही होते हैं। यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, महाराणा कुंभा के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में किन राजवंशों का शासन था? किसके शासनकाल में? महाराणा कुंभा के शासनकाल में। दास और खिलजी वंश, तुगलक और सैयद वंश, तीसरा ऑप्शन है सैयद और लोधी वंश और चौथा ऑप्शन है लोधी और मुगल वंश? जल्दी से आंसर बताए दोस्तों। महाराणा कुंभा के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में किन राजवंशों का शासन था? सैयद और लोधी वंश का, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों, भील जनजाति राज्य के किस भाग में मुख्यतः निवास करती है? उत्तरी भाग में, दक्षिणी भाग में, पूर्वी भाग में या फिर पश्चिमी भाग में? भील जनजाति सर्वाधिक कहां पर निवास करती है आपको बताना है, जल्दी से बताइए। जल्दी से आंसर बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल दोस्तों दक्षिणी भाग में आपकी भील जनजाति सर्वाधिक निवास करती है, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, दारी संस्कार राजस्थान के किस जनजाति में प्रचलित है? गरासिया, मीणा, सहरिया या फिर भील? आंसर बताइए जल्दी से। दारी संस्कार कौन सी जनजाति में प्रचलित है आपको बताना है, जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल दोस्तों सहरिया जनजाति में ये प्रचलित है, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, कागज पर निर्मित चित्र कौन सा है? कागज पर निर्मित चित्र कौन सा है? पाने, कावड़, सांझी या फिर फड़? आंसर बताइए जल्दी से आंसर बताइए इसका।
कागज पर निर्मित जो चित्र है वो कौन से है या क्या कहलाता है आपको बताना है। तो काफी सारे अभ्यर्थी आंसर दे रहे, बिल्कुल दोस्तों पाने इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष अवशेष कहाँ से मिले? नलियासर से, नगर से, बेराट से या फिर कालीबंगा से? आंसर बताइए इसका। बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो बिल्कुल दोस्तों बेराट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत का मक्का नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? सीकर, दिल्ली, मुंबई या फिर अजमेर? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। भारत का मक्का किसे कहा जाता है आपको बताना है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो बिल्कुल दोस्तों अजमेर को आपके भारत का मक्का कहा जाता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, रानी भटियाणी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? शाहबाद, बारा में, डीग, भरतपुर में, जसोल, बाड़मेर में या फिर तिलवाड़ा, अजमेर के अंदर? कहाँ पर आयोजित होता है आपको बताना है। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। रानी भटियाणी का मेला कहाँ आयोजित होता है? बिल्कुल दोस्तों जसोल बाड़मेर में इसका आयोजन होता है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, बीकानेर राज परिवार की छतरिया कहाँ पर स्थित है? देवीकुंड सागर, नोखा, श्री कोलायत या फिर कोडमसर? जल्दी से बताइए दोस्तों, बीकानेर राज परिवार की छतरिया कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। देवीकुंड सागर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, कैला देवी मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? गंभीर, मोरेल, पांचना या फिर काली सिंध? कैला देवी का मंदिर कौन सी नदी का तट पर स्थित है आपको बताना है। जल्दी से बताइए इसका आंसर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। और आरपी स्टडी फीवर टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। जल्दी से जाइए टेलीग्राम पे सर्च कीजिए आरपी स्टडी फीवर और टेलीग्राम चैनल को भी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। तो बिल्कुल दोस्तों काली सिंध नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखे, जैसलमेर का सोनार किला कितने साकों के लिए जाना जाता है? 2.5, 1, 3 या फिर 1.5? जैसलमेर का सोनार किला कितने साकों के लिए जाना जाता है आपको बताना है। जल्दी से आंसर बताइए इसका। बिल्कुल दोस्तों 2.5 साकों के लिए जाना जाता है। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला दोस्तों, हीरो का नाग किस मंदिर में चढ़ाया जाता है? ऋषभ देव जी का मंदिर, एकलिंग जी का मंदिर, अंबिका मंदिर या फिर जगदीश मंदिर? आंसर बताइए। हीरो का नाग किस मंदिर में चढ़ाया जाता है आपको बताना है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो बिल्कुल दोस्तों ऋषभ देव जी का मंदिर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माफ कीजिएगा दोस्तों, एकलिंग जी का मंदिर, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। हीरो का नाग जो कि एकलिंग जी के मंदिर उदयपुर के अंदर यहाँ पे चढ़ाया जाता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, टोडगढ़ दुर्ग किसने बनाया था? कर्नल जेम्स टोड, मंडन, अजयपाल या फिर राणा कुंभा? आंसर बताइए। टोडगढ़ दुर्ग किसने बनाया था आपको बताना है। जल्दी से बताइए इसका आंसर। कर्नल जेम्स टोड ने बनाया था। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें। अगला दोस्तों, परवन नदी के किनारे कौन सा दुर्ग निर्मित है आपको बताना है। शेरगढ़ दुर्ग, साबा दुर्ग, त्रिभुवनगढ़ दुर्ग या फिर बसंतगढ़ दुर्ग? आपको बताना है। परवन नदी के किनारे कौन सा दुर्ग निर्मित है आपको बताना है। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। बिल्कुल शेरगढ़ दुर्ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखे, गोदावरी उद्यान कहाँ पर स्थित है? गोदावरी उद्यान कहाँ पर स्थित है? गोगुंदा उदयपुर, देवगढ़ प्रतापगढ़, खेरवाड़ा उदयपुर या फिर अर्थुणा बांसवाड़ा? आंसर बताइए जल्दी से। जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। गोदावरी उद्यान कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। बिल्कुल दोस्तों खेरवाड़ा उदयपुर में स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, संत पीपा की छतरी किस दुर्ग के समीप है? गागरोन, सिवाना, जालोर या फिर कोसवर्धन? जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों। संत पीपा की छतरी किस दुर्ग के समीप है? बिल्कुल दोस्तों गागरोन दुर्ग के समीप है। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नगर सागर किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदी या फिर बीकानेर? एक एक प्रश्न दोस्तों बीएसटीसी 2023 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इसका आंसर बताइए दोस्तों। नगर सागर जो किस जिले में स्थित है आपको बताना है। बिल्कुल बूंदी के अंदर स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखे,
सात सहेलियों का मंदिर किसे कहा जाता है? शांतिनाथ जैन मंदिर, पद्मनाभ जैन मंदिर, नागेश्वर पार्श्वनाथ या फिर नागेश्वरी माता का मंदिर। आंसर बताइए जल्दी से। सात सहेलियों का मंदिर किसे कहा जाता है, आपको बताना है। पद्मनाभ जैन मंदिर को कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, रामनगर किसका प्राचीन नाम था? सवाई माधोपुर का, श्रीगंगानगर का, सिरोही का या फिर टोंक का। आंसर बताइए जल्दी से। रामनगर जो है किसका प्राचीन नाम था, आपको बताना है। बिल्कुल काफी सारे अभ्यर्थी आंसर दे रहे श्रीगंगानगर, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। मैगजीन का दुर्ग कहाँ पर स्थित है? मैगजीन का दुर्ग कहाँ पर स्थित है? आमेर, जयपुर, अलवर या फिर अजमेर। आंसर बताइए जल्दी से। मैगजीन का दुर्ग, मैगजीन के दुर्ग के बारे में पूछा गया दोस्तों, कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। अजमेर के अंदर। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, नाहरगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? सुदर्शनगढ़, आमेरगढ़, विजयगढ़ या फिर सवाईगढ़। जल्दी से बताएं, नाहरगढ़ का प्राचीन नाम क्या था, आपको बताना है जल्दी से। इसका आंसर बताएं क्या हो जाएगा राइट आंसर। बिल्कुल दोस्तों, जयपुर के अंदर नाहरगढ़ स्थित है, और इसका जो दूसरा नाम है या प्राचीन नाम है वो है दोस्तों सुदर्शनगढ़। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, लूणी नदी का उद्गम स्थल किस जिले से है? नागौर, अजमेर, टोंक या फिर चूरू। लूणी नदी के उद्गम स्थल के बारे में पूछा गया दोस्तों, कौन से जिले से, आपको बताना है। बिल्कुल अजमेर की नागपाड़ियों से इसका उद्गम होता है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? भोगीलाल पांड्या, गोकुलभाई भट्ट, जानकी लाल या फिर दामोदर लाल व्यास। जल्दी से बताइए दोस्तों, राजस्थान का गांधी किसको कहा जाता है, आपको बताना है। आंसर बताइए जल्दी से। बिल्कुल दोस्तों, गोकुलभाई भट्ट को आपके राजस्थान का गांधी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला देखें दोस्तों, पिछवाई कला किससे संबंधित है? पिछवाई कला मीराबाई से, राम सीता से, महादेव से या फिर श्री कृष्ण से। किससे संबंधित है आपकी पिछवाई कला? जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा राइट आंसर। श्री कृष्ण से यह संबंधित है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया था? 1956, 1957, 1958 या फिर 1959। दोस्तों BSTC 2023 की सारी क्लासेज आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी, तो चैनल से जरूर से सब्सक्राइब कर देना। देखिए दोस्तों, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया था। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता हुई, क्यों हुई थी इसकी आवश्यकता? बरसात से, सर्दी से, पानी के अभाव से या फिर अत्यधिक गर्मी से। इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता क्यों हुई थी, आपको बताना है। बिल्कुल दोस्तों, पानी के अभाव के कारण हुई थी। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, अगला दोस्तों, लाग बाग क्या है? चिड़िया का नाम, किसानों पर आरोपित कर, तोप का नाम या फिर मानसिंह के हाथी का नाम। लाग बाग क्या है, आपको बताना है। जल्दी से बताए दोस्तों, लाग बाग इनमें से क्या है? तो बिल्कुल दोस्तों, किसानों पर जो आरोपित कर होता है उनको ही लाग बाग कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, ताम्र संस्कृति के चिन्ह किस जिले में उपलब्ध है? उदयपुर, कोटा, बूंदी या फिर अलवर। ताम्र संस्कृति के चिन्ह कौन से जिले के अंदर उपलब्ध है, आपको बताना है। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल दोस्तों, उदयपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला है, डेगाना क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है? मैग्नीज, कोयला, टंगस्टन या फिर लौह अयस्क। डेगाना क्षेत्र कौन से खनिज के लिए जाना जाता है, आपको बताना है। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। डेगाना क्षेत्र कौन से खनिज के लिए जाना जाता है? बिल्कुल टंगस्टन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला तो बगरू की छपाई राजस्थान के किस हिस्से से। देखिए, उल्टी गंगा बहाना, बहुत चालाक होना, दोहरा फायदा, विपरीत काम करना, अपना नुकसान स्वयं करना। उल्टी गंगा बहाने का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? विपरीत काम करना। दोस्तों, आज अपने दुश्मन के घर जाकर महेश ने उल्टी गंगा बहा दी, विपरीत काम कर दिया। उदाहरण इसका
अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है वो आपको यहां पर बताना है। ऑप्शन देखिए, तुम्हारे माता पिता क्या काम करते हैं? उसने अपनी बात धीरे से बताई। गर्मियों की एक बात सुनाता हूं, तुम तुम्हारे घर चले जाओ। तो यहां पे पहला वाक्य सही है, दूसरा भी शुद्ध है, तीसरा भी शुद्ध है, चौथा गलत है। यहां पे क्यों गलत है? तुम तुम्हारे नहीं, तुम अपने घर चले जाओ। तुम अपने घर चले जाओ, ये शुद्ध होगा। तो डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इस वाक्य में वाक्यगत सही विराम चिन्ह नहीं है। किसके अंदर नहीं है वो आपको यहां पर देखना है दोस्तों। अच्छा है समझ में? तो देखिए पहला, हाँ मैं ये काम अवश्य करूंगा। वह हाथ जोड़ती रही, ससुराल वाले उसे पीटते रहे। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, खास वह जिंदा होता। दोस्तों बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। पहला सही, दूसरा सही, तीसरा गलत, चौथा भी सही है। यहां पे देखिए जो विराम चिन्ह है वो यहां पर लगेगा। ये देखिए अब सही हुआ है। ये सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में, किस शब्द में तद्धित पढ़ते हैं? कोचवान, पछतावा, धरती, घुमाव। तद्धित पढ़ते दोस्तों, क्रिया को छोड़कर अन्य के साथ जो लगता है उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। क्रिया को छोड़कर, क्रिया शब्द के अलावा जो अन्य शब्दों के साथ लगने वाला जो प्रत्यय है वो तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो यहां पे पहला देखिए कोच। कोच क्या क्रिया है? नहीं है। तो कोचवान, वान प्रत्यय लगा हुआ, कोचवान, और यह आपका तद्धित प्रत्यय है। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 5 है, आठ प्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है। हिचकिचाहट, रुकावट, मुस्कुराहट, गुड़गुड़ाहट। आठ प्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है। हिचकिचाहट, रुकावट, मुस्कुराहट, गुड़गुड़ाहट। आहट, आहट के योग से नहीं बना। देखिए यहां पर आहट की ध्वनि है, यहां पर आठ की ध्वनि है, यहां पर आहट की ध्वनि है, यहां पर आवट प्रत्यय है आपका बी में। आवट, रुकावट, आवट, समझे आप? आवट प्रत्यय यहां पे। तो ऑप्शन बी है जो सही रहेगा। क्वेश्चन 6, किस क्रम में भाववाचक प्रत्यय नहीं है? मर्दानगी, टोपी वाला, बपोती या बहुतायत। पूछा क्या है? भाववाचक जहां पर भाव, मर्दानगी में भाव है, टोपी वाला, टोपी वाला कृत प्रत्यय लगा हुआ है यहां पर। कौन सा है? कृतवाचक प्रत्यय है, वाला प्रत्यय लगा हुआ है, और यहां पर आपका भाववाचक प्रत्यय नहीं है। समझ गए? आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में, निम्न में से किस विकल्प में अशुद्धि वर्तनी है? अशुद्ध बताना है। यावजवी, जजवीन, उज्ज्वल, त्योहार, गत्यावरोध। बताइए दोस्तों। पहला सही है। अब देखिए उज्ज्वल आपका गलत है। उज्ज्वल इस प्रकार भी लिखा जाता है, समझे आप? त्योहार सही है। गत्यावरोध,
गत्यावरोध का सही जो अगर हम इसका संधि करते हैं तो गत्य अवरोध होता है, यण संधि होती है यहां पे। तो डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शब्द में आयन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? दंडायन, राशक, नायक, नायिका। आयन प्रत्यय देखिए यहां पे ये या है, इसमें से आ निकाल लिया, आगे आयन बचा हुआ है, यन आयन हो गया। तो दांड या यन, इसके अंदर आयन प्रत्यय लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, द्रौपदी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सिंपल क्वेश्चन। देखिए द्रौपदी का अगर हम विक्रय करते हैं तो क्या होता है? द्रुपद प्लस ई, यानी कि ई यहां पर प्रत्यय लगा हुआ है, और ई आपका होता है अप्रत्ययवाचक तदित प्रत्यय। अप्रत्ययवाचक तदित प्रत्यय होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से अशुद्ध शब्द है? कृतकृत्य, किरीट, कवियत्री, कौशल्या। सही है पहला, बी भी सही है, सी भी सही है, लेकिन कौशल्या औ की मात्रा ऊपर लगेगी, ओ की लगाई गई थी, यह सही है इसका। तो डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि इस क्रमांक में अचीर व अजीर सही अर्थभेद है। अचीर और अजीर, अचीर, अचीर किसको कहते हैं? नवीन को। अजीर कहते हैं आंगन को। तो देखिए नवीन आंगन, ये रहा, सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, इस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? अयोध्या जाने के लिए किससे कहूं? शर्मा जी का घर यही नहीं वह है, यह नहीं वह है। इस घड़ी को देखा, ये कितनी उपयोगी है। तेते पांव पसारिए जेती लांबी सूर। बताइए दोस्तों। तो संबंध के अंदर जैसे कि हम बात करें जैसा वैसा, जिसका उसका, जितना उतना, तेते वेते, ये अलग थे। तो तेते जेती, ये रहा, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। संबंधवाचक सर्वनाम है यहां पर। क्वेश्चन 13, गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो में कौन सा कारक है? कारण, अपादान, संप्रदान, कर्ता कारक। के लिए अर्थ आ रहा है गरीबों के निमित्त, यानी गरीबों के लिए धन इकट्ठा करो। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो ये रहा संप्रदान कारक है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 14, आरोहण शब्द का विलोम होगा? आरोही, अवरोहण, आवर्तन, अवसान। आरोहण, आरोहण का अर्थ होता है ऊंचाई, चढ़ना, जबकि इसका विग्रह होगा, सॉरी, उसका विलोम होगा अवरोहण। अवरोहण का होता है उतरना या नीचाई दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, वधवा गमन में कौन सी संधि है? दृग, गुण, वृद्धि, यण। बताइए दोस्तों। वधवागमन, वधु प्लस आगमन। दूसरी बात, व से पहले आधा अक्षर, तो यण संधि होगी। डी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? महादेव, पंचवटी, ग्रंथ रत्न या ग्रहागत। तत्पुरुष देखिए सबसे पहले महादेव, महादेव में क्रमधारी समास है, पंचवटी के अंदर द्विगु है, ग्रंथ रत्न तत्पुरुष है, और ग्रहागत इसमें भी तत्पुरुष समास है। दोनों में ही तत्पुरुष है इनके अंदर।
COD के अंदर। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में, निम्न में से किस शब्द में सही संधि नहीं है वो बताना है। संपद प्लस ती संपत्ति, शद प्लस क्रम सत्कर्म, उपनिषद प्लस कथा उपनिषद कथा, आपद प्लस काल आपद काल। तो देखिए ये गलत दिया गया है। क्या होगा इसका, क्या होगा, आपतकाल होगा, आपतकाल। तो डी ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन 18, मनोहर में कौन सी संधि है, वृद्धि व्यंजन विसर्ग या गुण। मन है प्लस हर, कौन सी है, विसर्ग संधि है। सी ऑप्शन सही रहेगा, विसर्ग का ओ में बदलना। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्विगु का उदाहरण नहीं है, जिसमें जो दो यहां पे पद होते हैं, पहला संख्या नहीं है ना, संख्या जिसमें नहीं है वो द्विगु का उदाहरण नहीं है। तिरंगा, काला स्या, सत सही और त्रिवेणी। तो यहां पे देखिए ये आपके द्विगु का उदाहरण नहीं है दोस्तों। काला स्याह, काला भी स्याह भी, मतलब कर्मधारय समास सही है। अगला क्वेश्चन, आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ है गप्पे मारना, कठिन कार्य करवाना, बिना मेहनत काम निकलाना, जरूरत से ज्यादा प्रशंसा या तारीफ करना। आसमान पर चढ़ाना, जरूरत से ज्यादा प्रशंसा या तारीफ करना। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 21, निम्न में से अभिजात शब्द का पर्यायवाची है, यतीम, कुलीन, मनमत या अकिंचन। अभिजात, अभिजात का यहां पर क्या पूछा आपको, पर्यायवाची पूछा। अभिजात का पर्यायवाची यहां पर आपका कौन सा होगा, ये रहा, कुलीन होगा। अभिजात का पर्यायवाची कुलीन होगा दोस्तों, समझ गए। आगे चलिए, नेक्स्ट है, भारत में स्थिति दूसरी है, ये भूतकालिक रूप होगा। भारत में स्थिति दूसरी है का भूतकालिक रूप, भारत में ऐसी स्थिति थी, भारत में स्थिति दूसरी थी, भारत की स्थिति दूसरी थी, या भारत में स्थिति ऐसी थी। भूतकालिक रूप, भूतकाल में बदलना है इस वाक्य को। ये रहा, भारत में स्थिति दूसरी थी, बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 23, कौन सा शब्द बर्मर का पर्यायवाची नहीं है, बर्मर। बताइए, आली, मिलिंद, मधुकर या ये सभी। देखिए आली, आली सखी का पर्यायवाची है, तो ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 24, निम्न में से मेंढक का पर्यायवाची नहीं है, दादूर, सातूर, कुक्कुट, मंडूक। तो ये कुक्कुट मुर्गे का पर्यायवाची है, मुर्गा। समझे आप, मुर्गा का पर्यायवाची है दोस्तों ये, समझे आप। तो सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 25, प्रत्येक शब्द का सही विलोम, यक्ष, पीछे, प्रोक्ष या प्रत्येक। प्रत्यक्ष का होता है परोक्ष, सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 26, फैंटेसी का विलोम है, अच्छा क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए, बिंब, यथार्थ, प्रतीक, उर्वर। फैंटेसी यानी काल्पनिक, और यथार्थ वास्तविक, तो ये विलोम हो गए। क्वेश्चन 27,
शुक्ल का विलोम है काला कृष्ण असीत अमावस्या, शुक्ल, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। ये रहा बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 28, जिसे टाला न जा सके उसे कहते हैं अपरिहार्य, अनिवार्य, अभूतपूर्व, असामयिक। जिसे टाला न जा सके उसे कहते हैं अपरिहार्य, अपरिहार्य दोस्तों, समझ गए। अनिवार्य जो होकर रहना है, अभूतपूर्व जो पहले कभी न हुआ हो, असामयिक जो समय पर न हो। आगे चलिए। रंगमंच का पर्दा कहलाता है यौनिका, नेपथ्य, अस्तबल, यमल। रंगमंच का जो पर्दा होता है वो यवनिका कहलाता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, समझ गए यहां पे। आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, दुर्भेद्य शब्द का अर्थ होगा जिसे कठिनाई से भेदा जा सके, जिसे सरलता से भेदा जा सके, जिसका भेद कोई न जान सके, या जिसे भेदा ही ना जा सके। दुर्भेद्य, दू प्लस भेद्य होगा इसका विग्रह, ये विग्रह है इसका। तो जिसे कठिनाई से भेदा जा सके, दुर्भेद्य दोस्तों, ए ऑप्शन। आ चुके हैं तो सभी के सभी विद्यार्थी एक बार ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्लास को लाइक और शेयर करके आ जाओ, और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके आ जाइए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, क्लास का शुभारंभ करते हैं पहले प्रश्न के साथ। क्या है पहला प्रश्न? एक प्रभावी कक्षा कक्ष वातावरण का सार तत्व है। एक प्रभावी कक्षा कक्ष वातावरण का सार तत्व क्या है? ऑप्शन है विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री, जीवंत छात्र शिक्षक अंतःक्रिया, पिन ड्रॉप साइलेंस, या लोकतांत्रिक अनुशासन। क्या हो जाएगा भाई आंसर? भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करो, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जीवंत छात्र शिक्षक अंतःक्रिया। जीवंत छात्र शिक्षक अंतःक्रिया, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर के अध्यापक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है भाई प्राथमिक स्तर के अध्यापक की? वो होती है विद्यार्थियों के भविष्य का निर्माता, समाज की रीढ़ की हड्डी होती है, समाज सेवक होता है, या साक्षर व्यक्ति। क्या हो जाएगा आंसर भाई? आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से जल्दी बताओ। तो सीधा साधा है, विद्यार्थियों के भविष्य का निर्माता होता है प्राथमिक स्तर का अध्यापक। ठीक है ना? चलिए, एक अध्यापक का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? एक अध्यापक का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? विद्यालय का बजट बनाना, विद्यार्थियों को मार्गदर्शन, संस्थागत कार्य, या शिक्षण अधिगम। क्या हो जाएगा भाई इसमें? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों को मार्गदर्शन। विद्यार्थियों को मार्गदर्शन। अगला प्रश्न, शिक्षक प्रशिक्षण का प्रमुख उद्देश्य। शिक्षक प्रशिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है शिक्षकों की बढ़ती मांग की पूर्ति करना, शिक्षण व्यवसाय के प्रति प्रेरित करना, शिक्षक कौशलों की दक्षता को विकसित करना, या छात्रों की पहचान करने की योग्यता विकसित करना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक कौशलों की दक्षता को विकसित करना। अगला प्रश्न, शिक्षक को मार्गदर्शक माना जाता है क्योंकि उसमें भविष्य के निर्माण की अथाह क्षमता है, वह सामाजिक विश्वास का प्रतीक है, वह समाज के लिए एक रखवाला है, या वह कुंठाओं को आकार देने में लिप्त है। तो क्या है? उसमें भविष्य के समाज के निर्माण की अथाह क्षमता है। उसमें भविष्य के समाज की अथाह क्षमता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य? सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों के ज्ञान की जांच करना, उत्तम कक्षा कक्ष की जांच करना,
शैक्षिक नियोजन या सामाजिक विकास? इसमें भाई बताओ, जल्दी से जल्दी बताओ भाई। कमेंट भाई इतने लेट मत करो, थोड़ा फास्ट करो भाई। हाँ, ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक विकास करना। किस किस का आ रहा है डी? बिल्कुल सही आ रहा है भाई, बिल्कुल, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। अगला प्रश्न, निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का राजस्थान में क्या नाम है? इसका भाई राजस्थान में नाम बताओ भाई। राजस्थान में निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार का नाम क्या है? राजस्थान निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, 2010, 2011 या 2012? 2012 ये ना? हाँ, 2012। क्या नाम है भाई? तो इसका नाम है राजस्थान निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011। ये नाम कब लागू किया गया? ये नाम लागू किया गया 1 अप्रैल 2011 को। तो सर वो 1 अप्रैल 2010 को कौन सा, वो क्या था? तो वो था कि वो सभी राज्यों में लागू तो हो गया था, लेकिन फिर एक धारा आई 38। कौन सी धारा आई? धारा 38 आई, जिसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि आप अपने राज्य के नाम के हिसाब से भाई इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो राजस्थान ने 1 अप्रैल 2011 को निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? राजस्थान निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। अगला प्रश्न, प्रतिभाशाली बालक की पहचान अधिकतर जिसके द्वारा की जाती है वह है? तो वह बुद्धि परीक्षण, प्रश्नावली, उपलब्धि परीक्षण या निष्पादन परीक्षण? तो किसके द्वारा की जाती है? ये की जाती है उपलब्धि परीक्षण के द्वारा। किसके द्वारा? उपलब्धि परीक्षण के द्वारा। अगला प्रश्न क्या है कि आप छात्रों को प्रश्न पूछना क्यों चाहते हैं भाई? आप छात्रों को प्रश्न क्यों पूछना चाहते हैं? कि छात्रों की सहायता के लिए, यह जानने के लिए कि सब में से किसका बुद्धि स्तर उच्च है, यह जानने के लिए कि वे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं या नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई कॉमन सेंस की बात है, अगर हम पढ़ा रहे हैं और अगला सो रहा है तो ये थोड़ी होगा। इसलिए हमें प्रश्न पूछते रहना चाहिए, ताकि विद्यार्थी का दिमाग एक्टिव रहेगा, कि वो सोचेगा कि सर कभी भी खड़ा करके प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है ना? तो ये जानने के लिए कि वे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे। अगला प्रश्न, शिक्षण कार्य मुख्य रूप से किया जाना चाहिए, किसके द्वारा किया जाना चाहिए? अनुभवी शिक्षकों, कुशल और प्रशिक्षित शिक्षकों, अप्रशिक्षित शिक्षकों या युवा प्रतिभाशाली व्यक्तियों द्वारा? किसके द्वारा किया जाना चाहिए? तो इसमें अनुभवी शिक्षक ये भी सही है, लेकिन ज़्यादा सही क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, कुशल और प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा। कुशल और प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा। बालक को अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सर्वाधिक योगदान देती है? कौन सी क्रिया सर्वाधिक योगदान देती है भाई? तो ये देती है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। कौन सी क्रिया? करके सीखना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, आंतरिक मूल्यांकन प्रणाली की सिफारिश की जा चुकी है क्योंकि छात्र परीक्षा के समय तनाव मुक्त रहेंगे, शिक्षक उनके छात्रों को जानते हैं, शिक्षक वही प्रश्न पूछते हैं जो उन्हें पढ़ाएं, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा कि शिक्षक वही प्रश्न पूछते हैं जो उन छात्रों को पढ़ाए गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संप्रेषण उपकरण अधिक योगदान देती है? कौन सी है भाई वो? दृश्य स्रोत, कार्यप्रक स्रोत, द्विसांकेतिक स्रोत या श्रव्य स्रोत? कौन सी है? कार्यप्रक स्रोत। कार्यप्रक स्रोत। सभी शिक्षकों को स्कूल में निर्धारित समय पर हाजिर होना है, क्योंकि विद्यार्थी बेपरवाह हो जाएंगे, इससे विद्यार्थी भी समय पर रहेंगे।
इससे विद्यार्थी में अच्छी आदत पड़ेगी या विद्यार्थियों को समय के महत्व का ज्ञान होगा। क्या होगा? अगर शिक्षक समय पर आएगा तो विद्यार्थियों को क्या होगा? समय का महत्व का ज्ञान होगा कि सर तो टाइम पर आ गए और हम थोड़ा लेट हो गए। ठीक है ना? कोई विद्यार्थी लेट होगा, क्या सोचेगा? अरे सर तो टाइम पर आ जाते हैं और हम लेट आते हैं। ये इसलिए वो भी समय पर आएंगे और उनको समय के महत्व का भी ज्ञान होगा। शिक्षक थोड़ा डांटेंगे तो समय के महत्व का भी ज्ञान होगा। प्रभावी शिक्षण साधारणतः फलित होता है। प्रभावी शिक्षण साधारणतः फलित होता है किसके ऊपर? शिक्षक की विद्वता का, शिक्षक की ईमानदारी का, शिक्षक का शिक्षण व्यवसाय को पसंद। तो ये क्या होगा? शिक्षक की विद्वता का। किसका? शिक्षक की विद्वता का। शरारती छात्रों के साथ शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? कठोर, एकदम कठोर होना चाहिए कि नहीं मैं डांटूंगा इसको, मैं इसको मारूंगा, ऐसा व्यवहार होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तटस्थ, ये भी नहीं होना चाहिए। विनम्र किंतु दृढ़, बिल्कुल विनम्र होना चाहिए किंतु दृढ़ होना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों के बार बार अनुत्तीर्ण होने पर आप उनका मजाक उड़ाएंगे, उनको घर बैठकर कुछ काम करने की सलाह देंगे या विभिन्न विषयों पर उनकी आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन देंगे या प्राइवेट विद्यार्थी बनकर परीक्षा देने की सलाह देंगे? तो आप क्या करेंगे भाई, बताओ? तो आप करेंगे कि विभिन्न विषयों पर उनकी आवश्यकता अनुसार उनको क्या करेंगे? मार्गदर्शन देंगे। एक शैक्षणिक वर्ष में पहली से 5वीं कक्षा के लिए न्यूनतम कार्य दिवस कितना है? तो न्यूनतम कार्य दिवस है वो है 200 दिन। कितने? 200 दिन। अगला प्रश्न, संप्रेषण होना चाहिए। संप्रेषण होना चाहिए। संप्रेषण किसके मध्य होना चाहिए भाई? छात्र और शिक्षक के मध्य। छात्र और शिक्षक के मध्य। तो शिक्षण अधिगम में द्विमार्गी, यानी शिक्षक और छात्र दोनों के मध्य होना चाहिए, यानी द्विमार्गी होना चाहिए। यदि आपके अभिभावक आपकी बहन को शिक्षा से वंचित कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? आप उसकी शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, आप उनका विरोध करेंगे, आप इसके नुकसान बताएंगे। तो आप क्या करेंगे? तो आप तो उसके नुकसान बताएंगे भाई कि इसके नुकसान क्या है। ठीक है, कि हम उनको अभी शिक्षा से वंचित करें तो आगे चलकर किसके क्या क्या नुकसान होंगे। ठीक है, ये सब उनको बताएंगे। सीखने के लिए विषय का स्वरूप होना चाहिए। सीखने के लिए विषय का स्वरूप कैसा होना चाहिए? सरल होना चाहिए, कठिन होना चाहिए, सरल से कठिन होना चाहिए या कठिन से सरल होना चाहिए? तो ये कैसा होना चाहिए? सरल से फिर कठिन होना चाहिए। सरल से कठिन होना चाहिए। शिक्षा के अधिकार की प्रकृति है। शिक्षा के अधिकार की प्रकृति कैसी है भाई? प्रकृति शिक्षा के अधिकार की बताओ। संवैधानिक, स्वैच्छिक, संविधानेतर या गैर संवैधानिक? तो कैसी है भाई? संवैधानिक। कैसी है? संवैधानिक। प्रतिभावान बालकों की विशेषताओं के प्रकार है। प्रतिभावान बालकों की विशेषताओं के क्या प्रकार है? तो उच्च बुद्धि लब्धि, बिल्कुल। अध्ययन की योग्यता होती है, नेतृत्व की भी क्षमता होती है। तो ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्यालय समाज का एक दर्पण है। क्या ये सत्य है? बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर ए सत्य है। विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा पढ़ाई जानी चाहिए क्योंकि हम पर्यावरण से बच नहीं सकते। यह एक सरल विषय है। यह पर्यावरण प्रदूषण को प्रभावित करता है। यह जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो क्या हो जाएगा? यह जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो देखो अपना जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका आंसर क्या हो जाएगा?
अच्छा 3 4 2 5, 1 4 1 7, 32 15 और 25 29। आपने यहाँ पर इनका डिफरेंस निकाला होगा। इनका डिफरेंस निकालोगे तो 34 में से 25 अगर घटाओगे तो यहाँ पर तो 9 आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर और भी जगह आ रहा है, मतलब डिफरेंस से तो होगा नहीं। इनको जोड़ किया होगा, 4 और 3 7 और 2 9 और 5 14। इनको जोड़ने से 14 आया होगा। देखो 7 और 4 11 12 13। यहाँ पर दोस्तों कितना आया, यहाँ पे 13 आया होगा, है ना। और यहाँ पर देखो 3 और 2 5 और 5 10 और 11, यहाँ पर 11 आया होगा। आपने विषम और सम संख्या सब निकाल लिया होगा, लेकिन फिर भी आपसे ये नहीं बैठा होगा ना क्वेश्चन। देखो कैसे करेंगे। ऐसे क्वेश्चनों में और भी कुछ लॉजिक लगते हैं, जैसे कि 3 का हम जानते हैं 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। और हम ये भी जानते हैं कि 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। देखो 9 प्लस 16 को जोड़ेंगे तो लास्ट में कितना आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे 25 आ रहा है, दिख रहा है सभी को। ऐसे देखो 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर दोस्तों 16, और 1 और 16 को जोड़ेंगे तो यहाँ से 17 दिख रहा है, हमें दिख रहा है लास्ट में। ऐसे देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 2 का स्क्वायर दोस्तों कितना हो जाएगा 4। 9 और 4 कितना होता है 13 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 15। तो ऑप्शन सी में दोस्तों हमें अलग दिख रहा है। ऑप्शन डी देखो 4 और यहाँ पे 25, और जोड़ेंगे तो इनसे आ रहा है 29, जो कि यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी में यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन सी है वो तीनों चारों में क्या है, अलग दिया हुआ है, बाकी सारे इक्वल है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा सभी को। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए। बिल्कुल बेसिक से कराएंगे, जो भी आज पहली बार भी क्लास में जुड़े हैं ना उनको भी समझ में आएगा, जो पहले से क्लास ले रहे हैं उनको भी डेफिनेटली समझ में आएगा। देखो 6 13 28 122, मैंने आपको एक ही बात कही है, अगर आपको पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या में थोड़ा ज़्यादा अंतर दिख जाए, मतलब छोटी और बड़ी संख्या, एक संख्या छोटी और एक संख्या थोड़ी बड़ी दिख जाए, वहाँ पर आपको डायरेक्ट देखो घटाना नहीं है, वहाँ पर आपको डायरेक्ट गुणा करके देखना है। देखो 6 से 13 कैसे लेकर आ सकते हैं हम, तो ये सोचो ना आप कि 6 से 13 कैसे आएगा। इफ़ अगर हम 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें +1 कर देते हैं तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, बताइए। 13 निकल के आएगा। अगर हम 13 को कर देते हैं 2 से गुणा, 26, और 26 में अगर हम यहाँ पे 2 जोड़ देते हैं 28 आएगा। देखो पहले गुणा किया 2 से, फिर +1 किया, उसके बाद में दोस्तों गुणा किया 2 से, प्लस 2 किया। अब की बार दोस्तों गुणा करेंगे फिर से किससे, 2 से ही गुणा करेंगे, लेकिन पहले 1 जोड़ा फिर 2 जोड़ा, तो अब की बार कितने जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे। 28 को 2 से गुणा करेंगे 56, और 56 में दोस्तों 3 जोड़ेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, 59 आएगा। आ रहा है समझ में। ऑप्शन सी ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अगर आप संतुष्ट नहीं होते हो कि यहाँ पर 59 ही आएगा, अगर आप चाहते हो कि हमें तो बताइए कन्फर्म करके, तो दोस्तों 59 को ऐसा कर लेना, 2 से गुणा करके +4 कर लेना, आंसर आपके पास में 122 ही आएगा, तब तो मान जाना। देखो 9 दुआ कितना होता है 18 और 1 11 ना, इसमें 4 जोड़ोगे तो 122 आ रहा है। तो बिल्कुल दोस्तों अपना जो राइट आंसर हो वो 59 ही होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका मैंने आपको यही कहा है कि सबसे पहले आपको जितने भी लेटर है इन सभी अक्षरों को क्या है, गिनना है और उसके जोड़े बनाना है। सबसे पहले देखो गिनेंगे तो 2 और 3 5 और 3 8 और 4 12 और 3 15, 15 है यहाँ पे, अरे 15 आ रहा है। देखो 4 4 8 और 12, अच्छा 16 है ना, 16 है दोस्तों। देखो 4 8 12 और 16। अब 16 के पेयर बनाएंगे तो मैंने आपको कहा कि 16 के हमेशा 4 4 के ही जोड़े बनाना, 4 4 के एक जोड़ा 4 4 का। देखो दोस्तों 4 का ये हो जाएगा 4 का, यहाँ पर ये भी 4 का, ये भी 4 का और आगे भी 4 का। अच्छा इन सभी में शुरू में ए आ रहा है, लेकिन शुरू में तो ए आ रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखो बी है दूसरे नंबर पर और यहाँ पर क्या है, ए है।
समझ में आ रहा है आपको? मतलब पहला जोड़ा दूसरे जोड़े के बराबर तो नहीं कर सकते। अगर पहला जोड़ा दूसरे जोड़े के बराबर नहीं है तो पहला तीसरे के बराबर होगा। अरे यही तो होता है, अगर पहला दूसरे के बराबर नहीं है तो पहला और तीसरा बराबर होगा। तो ऐसे कीजिए दोस्तों, पहले को तीसरे के बराबर करो एक बार और दूसरे को चौथे के बराबर करो और देखो कि क्या बिल्कुल एज इट इज आंसर मिल रहा है क्या हमें। अच्छा, पहले में दूसरे नंबर पर बी है तो यहाँ पर भी दोस्तों हम दूसरे नंबर पर बी लगा देंगे। अब देखो यहाँ पर कोई भी कुछ नहीं है लेकिन यहाँ पर बी दिया हो तो दोस्तों हम यहाँ पर भी बी लगा देंगे। दोनों में लास्ट में सी आ रहा है। अच्छा, ऐसे ही दोस्तों हम बात करें दूसरे जोड़े में सेकंड नंबर पर ए आ रहा है तो चौथे जोड़े में भी सेकंड नंबर पर हम क्या कर देंगे, ए कर देंगे। अच्छा, ऐसे ही तीसरे नंबर पर यहाँ पर बी आ रहा है तो दोस्तों तीसरे नंबर पर यहाँ पर भी बी लगा देंगे। अच्छा, तो हमने देखो यहाँ पर कौन कौन से लेटर पुट किए हैं। यहाँ पर सबसे पहले बी, उसके बाद में बी, उसके बाद में बी और उसके बाद में ए। ये जो आपको दिख रहा है ऑप्शन बी में बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना? हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए सबको समझ में आ रहा है ना? थम्स अप कर देना एक बार। और अगर आपको कुछ भी दिक्कत आए क्वेश्चन में तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, क्लास में नीचे कमेंट कीजिए दोस्तों ना। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, एकदम आसानी से, एकदम अच्छे से, बिल्कुल शानदार तरीके से अपना ये सेशन होने वाला है। यही नहीं दोस्तों, BSTC की कंप्लीट तैयारी आपको पिछले 3 साल से यहाँ पर लॉगिन स्टी के यूट्यूब चैनल पर बहुत ही शानदार तरीके से BSTC PTET की ये तैयारी करवाई जा रही है। यहाँ से जुड़ सकते हो और एक कोचिंग में जो ऑफलाइन पढ़ते हो उससे भी शानदार तैयारी यहाँ से कर सकते हो। देखो, आकृति में टोटल त्रिभुज निकालना है और त्रिभुजों की काउंटिंग ऑफ फिगर अच्छे से करवाया है लेकिन एक बार वापस करवा देंगे, कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे। ऐसे में ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, सबसे पहले देखें दोस्तों, यहाँ पे जो आपको सिंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं ना, जो सिंगल त्रिभुज दिख रहे हैं, जैसे कि देखो ये वाला, उनको गिन लेना। तो ऐसे घबराना नहीं चाहिए ऐसे क्वेश्चनों में। मतलब कुछ स्टूडेंट होते हैं वो क्वेश्चन को देखकर ही घबरा जाते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इतने बड़े क्वेश्चन को। फिर इधर ऑप्शन भी देखते हो, अरे इधर तो 24 भी आ रहा है, 22 भी आ रहा है। ऐसा नहीं है, देखो जो सिंगल दिख रहे हैं ना उनको जोड़ एक बार देख लीजिए। 2 है ना, 2, तीसरा ये हो जाएगा, तीसरा, चौथा ये हो जाएगा दोस्तों, चौथा ये हो जाएगा, पांचवा ट्राइंगल ये हो जाएगा, पांचवा, छठवा ट्राइंगल ये हो जाएगा, छठवा, सातवां त्रिभुज ये हो जाएगा, सातवां, आठवां त्रिभुज, नौवां त्रिभुज और 10वां त्रिभुज। कितने आ गए? 10 तो आ गए होंगे ना? 10 तो सभी को दिख रहे हैं। देखो टोटल यहाँ पे 10 है ना, इन टोटल कितना है दोस्तों? 10 है। 10 के बाद में दिख रहा है सभी को ये 11वां, 11 के बाद में दिख रहा है सभी को ये कौन सा हो जाएगा? 12वां हो जाएगा। 12 के बाद में दोस्तों अलग कलर से लिख रहे हैं ना, 13, 13 के बाद में दोस्तों देखो 13 के बाद में और बताइए, 14 हो गए। 14 के बाद में देखिए दोस्तों और देख लीजिए, यहाँ पे दिखाए अभी और आपको? हाँ दिखा दो सर, है ना? ये देखिए 15 हो गए और नीचे वाला 16। देखो 15 के बाद में 16, अब यहाँ पे 16 ट्राइंगल आ गए। अब देखो 16 मतलब 15 होगा नहीं, 14 भी होगा नहीं, 12 भी होगा नहीं, मतलब 24 ही होगा राइट आंसर। अरे गिनने में क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना? हमने 16 निकाल लिए, 16 निकाल लिए मतलब दोस्तों अब 24 ही होगा आंसर। तो अब आपको ये मत करना है कि सर 16 तो आ गए, अब 24 कैसे लेकर आए यहाँ पे, क्योंकि ये तीनों तो होंगे नहीं, अब हमें 24 गिनना है। अरे क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? अगर 16 ही आ गए तो 24 हो जाएगा ना आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो।
देखो दोस्तों कैसे किया हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गए, ये 11, ये 12, ये 13 और ये 14 और ये 15 और नीचे 16 आ गए। 16 के बाद देखो आगे जो आंसर आएगा अपना 24 ही होगा। बाकी इसमें और भी खूब सारे ट्राइंगल है जो कि पता कर सकते हो। यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों 24 हो जाएगा। ओके, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अरे और है, देखो देखो ये वाले हैं। आप बोल रहे हो कि सर और नहीं है, देखो ये दिख रहा है सभी को, ऐसे देखो ये दिख रहा है सभी को। अरे और खूब सारे हैं, लेकिन हमें टाइम वेस्ट नहीं करना। मैं आपको यही कहता हूँ कि ऑप्शन को देखकर क्वेश्चन करा करो ताकि थोड़ा टाइम बच जाएगा एग्जाम में। नहीं तो अभी जो पीटीटी वाले स्टूडेंट्स के सामने जो प्रॉब्लम हुई वैसे हो जाएगी आपके भी। जितना आप ऑप्शन को देखोगे उतना ही आपका टाइम बच जाएगा। देखो पी आता है 16 नंबर पे, ई आता है 5 नंबर पे और टी आता है 20 नंबर पे। इनको जोड़ेंगे तो 20 और 5 25 और 16, 20 और 5 25 और 16 कितना है दोस्तों? 25 और 16 25 और 16, 25 और 10 35 और 6 41, 41 ही है ना। 41 में से अगर हम दोस्तों यहाँ पर -8 कर देते हैं तब तो ज़रूर हमारे पास में 33 मिल रहा है। एक बार ऑप्शन यहाँ पे DATE देखिए, 4 1 20 और 5। अच्छा, इनको जोड़ने से 4 और 1 5 और 20 25 और 5 30। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी 22 दिया हुआ, मतलब यहाँ पर भी -8 करेंगे तभी 22 आएगा। देखो इधर भी -8 किया तब 33 आया, यहाँ पर भी -8 करने पर 22 आ रहा है। अरे अब तो समझ में गए होंगे, यहाँ पे FAIRY लिखा हुआ है। 6 1 9 18 और 25 आ रहा है सभी को समझ में? जितना भी आए ना उसमें -8 कर देना। देखो सबसे पहले 18 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आता है? 18 और 6 24 है ना, 24 हो जाएगा। 24 और 1 25 है ना, 24 और 1 25, 25 और 25 50 और 9 50 और 9 59। अब 59 में से दोस्तों क्या करना है? -8 करना है, तो यहाँ से अपने पास में 51 आएगा। ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा। यहाँ पर -8 किया, यहाँ पर भी -8 किया, तो यहाँ पर भी -8 करोगे क्योंकि ये रीजनिंग है। ओके, अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मैथ्स का एक क्वेश्चन ले लिया हमने, तो मैथ्स के क्वेश्चन भी आपको कराते रहेंगे बीच बीच में। लिखा हुआ है 1 से लेकर 8 तक के अंकों का वर्गों का योगफल क्या है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना। अच्छा कैसे करोगे ये से बताइए। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कैसे करोगे। 2 तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ, जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना। सबसे पहले तो 1 से लेकर 1 का वर्ग, मतलब 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। ऐसे करोगे आप है ना, ऐसे करोगे 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। देखो कितना टाइम लगेगा, 8 का स्क्वायर है ना। फिर आप करोगे 1 4 9 स्क्वायर। तो याद हो गए सभी को, याद करवाए थे मैंने, तो अब आप याद नहीं करोगे तो फिर गलत बात है ना। याद कर लेना, जो भी पहली बार क्लास देख रहे हैं ना उनको स्क्वायर याद करना है। कितने तक करो? कम से कम 20 तक तो स्क्वायर याद कर लेना। देखो दोस्तों यहाँ पे इनको जोड़ते हैं है ना। सबसे पहले 64 और 36 को जोड़ेंगे तो यहाँ से तो अपने पास में 100 आता है ना, इन दोनों को जोड़ने से 100 आता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखो 16 और 9 25 और 25, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 50 आ जाएगा। 25 और 25 50, मतलब 150 आ गए अपने पास में। 49 और 1 इनको जोड़ेंगे तो 50, मतलब 200 हो गए। 200 के बाद देखो दोस्तों यहाँ पर कितना आ जाएगा? 9 और 4
13। तो 213, 200, 9 और 4 13, 9 और 4 13, 213 आ रहा है। एक बार देख लेते हैं, कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी होगी, 212 होगा फिर, है ना। 213 आ रहा है, मतलब दोस्तों 212 ही होगा यहाँ पे। कहीं ना कहीं हमने दिक्कत की होगी। 16 और 9 25 और 25 50, मतलब यहाँ से 50 आ रहा है। 49 और 1 50, यहाँ से 50 आ रहा है दोस्तों, है ना। या अरे हाँ, 9 को तो जोड़ लिया ना 16 के साथ में, 9 को तो 16 के साथ में जोड़ लिया, 200 हो गए थे। 200 में केवल 4 ही बचा हुआ था, 4 को जोड़ेंगे 204 ही आएगा आंसर, ठीक है ना। 204 आएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अरे जोड़ लेना, 204 आ जाएगा। बाकी आप दूसरा फॉर्मूला जो पूछ रहे हो ना, अगर कभी भी n प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योग पूछे आपसे, n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग पूछे, वर्गों का योग अगर आपको निकालना पूछे, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n + 1 2n + 1 / 6। ये फॉर्मूला लगाइए। अब n बराबर यहाँ पर कितना है, 8 है। तो 8 और 1 करेंगे 9, और 8 दूना 16 और 1 करेंगे 17 बटा 6 कीजिए। देखो काट दीजिए, 3 दूना 6 होता है, 3 तिया 9 होता है, फिर काट दीजिए, 4 बार कट जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, और 12 को 17 से गुना करिए। 12 को 17 से गुना करेंगे तो देखो 7 दूना 12 को पहले 12 को दोस्तों 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 84 का 4 बच जाएगा 8, 12 एकम 12 और 8 दोस्तों कितने हो जाएंगे 20, 204 आ रहा है। तो ये फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो, n बराबर 8 रख देना। कौन सा फॉर्मूला दोस्तों, अगर वर्गों का योग पूछ ले तो n + 1 गुणा 2n + 1 / 6। यहाँ पर n की वैल्यू रख देना, n बराबर 8 है, 8 यहाँ पर रखना, 8 यहाँ पर रखना, और 8 यहाँ पर रखोगे तो 8 दूना 16 और 1 17। कैलकुलेशन करना तो आपको आता होगा, 204 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए। सेकंड वाला अच्छा लगा होगा, टाइप है ना, उससे टाइम कितना बच गया, बस फॉर्मूला आपको याद रखना है। ऐसा कीजिए, लिख लीजिए फॉर्मूला। देखो जितने भी होते हैं, एक तो लिख लेना n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, n प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला लिख लीजिए, क्या होता है, n गुणा n + 1 / 2, ठीक है। एक तो दोस्तों वर्गों का योग मैंने बता दिया, और ये दो फॉर्मूले आप ही लिख लीजिए ना, ये दोनों फॉर्मूले आपको लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए जल्दी से। यहाँ पर है a + b का मतलब a b का पति है, a - b मतलब a b का भाई, एक गुणा मतलब बहन, और भाग मतलब माता। ये देखो नीचे दिया हुआ है, इसका मतलब सबसे पहले इसको बनाइए, और फिर आप और कैसे संबंधित है ये आपको बताना है ना। एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, जो भी क्लास में अब जुड़े हैं। अच्छा, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से बताइए दोस्तों। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले प्लस का मतलब होता है पति, मतलब P R का पति है ना, P है ये R का पति, ओके। अब लिखा हुआ है भाग, भाग का मतलब क्या होता है माता, मतलब R S की माता है, R है वो S की माता है, S इसका या तो पुत्र होगा या पुत्री हो जाएगी। गुणा, गुणा का मतलब होता है बहन, मतलब S M की बहन है, S बहन है दोस्तों, किसकी बहन है, M की बहन है। माइनस, माइनस का मतलब होता है भाई, मतलब M K का भाई है, M है वो क्या है, K का भाई है। ये लीजिए क्वेश्चन हो गया, कितना आसान है, देखो पूरी रीजनिंग ही आसान है, बस आपको क्लास लेना है। अगर आप ब्लड रिलेशन की क्लास आपने नहीं ली तो जाकर देखना, एकदम ऐसे बताएं, मतलब आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे कभी। आर कैसे कैसे मिलता है, आर है के की माता, आर के की क्या है दोस्तों माता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। आ रहा है सभी को समझ में, आर के की क्या हो जाएगी, माता हो जाएगी, ओके, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बताइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा। ये बताना है कि कौन सी आकृति दिए गए सही संबंध का प्रतिनिधित्व करती है, कि आपको ऐसा वह देखना है कि दो तो क्या है आपस में एक दूसरे से संबंधित है, और एक यहाँ पर कुछ अलग ही दिया हुआ है। ग्रीन ब्लू कलर, देखो दोस्तों कलर में क्या होते हैं, ग्रीन भी आता है और ब्लू भी आता है।
तो कलर के अंदर आता है। तो दोस्तों इसके लिए तो देखो इस प्रकार से बनता, जो पहला है ना, पहले के लिए तो इस प्रकार से बनता, कलर ग्रीन ब्लू, तो पहला तो होगा नहीं। नाइट डे और सन, देखो दोस्तों दिन और सन यानी यहाँ पे सूर्य हो जाएगा और ये रात हो जाएगा। ये तो तीनों अलग अलग हो गए, ये तो तीनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए, तो ये भी नहीं होगा। बॉय ब्रदर और गर्ल, देखो बॉय मतलब सबसे पहले तो बॉय ये क्या है, एक लड़का है, और ये लड़का किसी न किसी का, मतलब कुछ लड़के तो भाई भी होते हैं, है ना, सभी थोड़ी ना होते हैं। कोई कोई लड़के ऐसे भी होते हैं जो केवल एक ही रहते हैं अपने माता पिता के, वो कि ना तो कोई का भाई ना किसी का बहन, है ना। तो यहाँ पे मतलब दोस्तों कुछ लड़के हैं जो किसी का भाई भी है, किसी लड़की का या लड़के का, तो ये गर्ल हो गया। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये यहाँ पे गर्ल हो, ब्रोदर हो जाएगा ना। बॉय है वो क्या है, किसी न किसी का भाई है। वो गर्ल तो अलग हो गया ना, यहाँ पे गर्ल तो दोस्तों यहाँ पे अलग हो जाएगा ना। तो ये ऑप्शन सी यहाँ पर हो रहा है दोस्तों ना, ऑप्शन सी हो रहा है, बॉय ब्रोदर और क्या है यहाँ पे गर्ल, ठीक है ना। क्लियर सभी को, ऑप्शन सी यहाँ पे आ रहा है। ओके देख लीजिए, देखो लड़के हैं और कुछ लड़के भाई है, और लड़कियां यहाँ पे अलग होगी ना, लड़कियां यहाँ पे अलग होगी। अब यहाँ पर ऐसे थोड़ी ना कर दोगे आप, अरे ऐसे थोड़ी ना बना दोगे, बॉय इसको गर्ल थोड़ी ना कर दोगे। अरे कुछ लड़के क्या लड़कियां होती है क्या, ये बताइए मुझे, नहीं होती ना, तो यहाँ पे गर्ल नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, ये लड़कियां अलग हो जाएगी और यहाँ पे ब्रोदर हो जाएगा। ओके, अब सारे लड़के भी भाई नहीं होते, तो हम ये से भी नहीं बना सकते, हम ऐसे भी नहीं बना सकते, सारे लड़के भाई थोड़ी ना होते हैं, कुछ ही होते हैं, सारे तो देखो नहीं होते हैं ना। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। ये देखो दोस्तों ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि कितने वर्ग है, कैसे करोगे ये क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले इसका आंसर देखते हैं कौन देता है। चलिए बताइए जल्दी से। देखो आपको मैंने कहा था अगर इस प्रकार की आपको शेप दिख जाए वर्ग में क्या करना होता है आपको, हाँ क्या करना होता है, बताइए मुझे जल्दी से, क्या करोगे ऐसे क्वेश्चनों में आप। 1 2 3 है ना, 1 2 3 क्या करना है आपको, स्क्वायर कर लीजिए। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, है ना। स्क्वायर कर लीजिए, 9 और 4 13 और 1 14, 14 हो गए। यहाँ से कितने हो गए, 14 हो गए। 14 के बाद देखिए दोस्तों 2 यहाँ पर आ रहे हैं, एक ये और एक ये, 15 और 16 2 4 6 8 10 12, 14 और 12 को जोड़िए एक बार, 14 और 12 को जोड़ेंगे कितना आएगा, यहाँ से 26 आ रहा है। कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी क्या फिर से काउंट करने में, हाँ 1 2 3, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 4 13 और 1 14, 14 आ रहा है। फिर देखो दोस्तों 1 और 2 2 ऐसे ही, यहाँ पे 2 4 ऐसे दोस्तों, यहाँ पे 2 6 8 10 और 12, और कहीं नज़र आ रहा आपको, तो 14 और 12 तो दोस्तों यहाँ पे 26 आ रहे हैं ना, 26 आ रहे हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कीजिए एक बार, इसे और कीजिए, कहीं ना कहीं मिस्टेक तो नहीं की ना, एक बार देख लीजिए दोस्तों। चलिए देखो एक बार इस क्वेश्चन को हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए। खतन दिया हुआ है यहाँ पे,
क्वेश्चन में मिस्टेक लग रही है, हमें आंसर में मिस्टेक लग रही है। 14 और 12 को जोड़ेंगे तो 26 आ रहा है, यहाँ पे 25 दिया हुआ है। कहीं ना कहीं क्या है, क्वेश्चन में मिस्टेक है दोस्तों। चलिए फिर अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी क्लर्क पीओ है और सभी पीओ मैनेजर है ना। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों ये क्या है पॉजिटिव, ये भी क्या है पॉजिटिव है। यहाँ पर दिया हुआ है नेगेटिव, ये दोस्तों नेगेटिव दिया हुआ है और ये भी नेगेटिव दिया हुआ है। हमने आपको यही कहा था, क्यों ऐसे टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। यही देख लो ना, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव। अगर कथन हमेशा पॉजिटिव रहे और निष्कर्ष अगर नेगेटिव आ जाए तो वो निष्कर्ष हमेशा गलत होता है। कथन अगर पॉजिटिव, निष्कर्ष अगर नेगेटिव, तो दोस्तों निष्कर्ष हमेशा गलत होता है। दोनों ही निष्कर्ष यहाँ पे गलत हो जाएंगे तो करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पे क्या जाएगा, बोथ आर रोंग। यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा, बोथ आर रोंग। ये अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर सभी को। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए। ये बताइए दोस्तों जल्दी से, @ के विपरीत क्या आएगा, इसके विपरीत क्या आएगा। अच्छा, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और एक स्टार भी दिख रहा होगा यहाँ पर और यहाँ पर। यहाँ से तो दोस्तों @ के विपरीत हम नहीं बता सकते। सेकंड वाली और तीसरी वाली, थर्ड वाली आकृति देखिए यहाँ पे, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है। अच्छा, एंड दिखाई दे रहा है ना, एंड। उसके बाद दोस्तों आगे @ आ रहा है, उसके बाद में स्टार आ रहा है। इधर दोस्तों एंड, फिर हैच और फिर ये आ रहा है ना। तो अब देखो दोस्तों @ के विपरीत हैच आ रहा है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। कथन यहाँ पे है, किसी व्यक्ति का महत्व केवल किसी का स्थिति और धन पर निर्भर नहीं करता। बिल्कुल अच्छी बात है कि किसी भी व्यक्ति का महत्व केवल किसी की स्थिति और धन पर ही निर्भर नहीं करता, ये कथन दिया हुआ, ये एक स्टेटमेंट कहता है। उसके अकॉर्डिंग आपको निष्कर्ष देखना है कि अधिकांश लोगों का लक्ष्य सिर्फ अधिक धन प्राप्त करना होता है। अच्छा, ये बात है क्या, अधिकांश लोगों का लक्ष्य केवल अधिक धन प्राप्त करना ही होता है। बिल्कुल गलत बात है दोस्तों, है ना, ये नहीं है। ऑप्शन निष्कर्ष पहला तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। अरे और भी बाकी भी लाइफ में काफ़ी काम है, तो अधिकांश धन प्राप्त करना ही काम नहीं होता, और भी कई काम है। स्थिति और धन के अलावा कुछ कारक है जो व्यक्ति के महत्व में योगदान करते हैं। क्या बात है, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है। निष्कर्ष 2 यहाँ पर सही होगा, जो दूसरा है वो यहाँ पे सही होगा, पहला नहीं होगा। कुसुम रवि की पत्नी है। रवि की दोस्तों पत्नी देखो, रवि की पत्नी कौन है, कुसुम। ओके, गोविंद और प्रभु भाई है। गोविंद रवि का भाई है, रवि का भाई दोस्तों कौन है, रवि का भाई है गोविंद। और अब देखो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है गोविंद और प्रभु भी भाई है, गोविंद और प्रभु भी क्या है, भाई है। प्रभु कुसुम का क्या लगेगा, प्रभु कुसुम का क्या लगेगा। देखो कुसुम के जो पति है, इसका भाई कौन है, प्रभु है, तो प्रभु इसका क्या लग जाएगा, फिर ब्रदर इन लॉ लग जाएगा। ब्रदर इन लॉ ही होगा फिर, है ना, ब्रदर इन लॉ हो जाएगा। प्रभु कुसुम का ब्रदर इन लॉ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ब्रदर भी नहीं होगा, कजिन तो हो नहीं सकता, अंकल हो नहीं सकता, ब्रदर इन लॉ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन 14 का आंसर दीजिए जल्दी से। लिखा हुआ है सुरेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, यहाँ से वह 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर और कौन सी दिशा में है। क्या करोगे इसमें, देखिए जल्दी से।
सबसे पहले लिखा हुआ है कि सुरेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। अच्छा, यहाँ से चल रहा है 10 किलोमीटर उत्तर की ओर। फिर दोस्तों यहाँ से क्या करता है, यहाँ से देखो वापस 6 किलोमीटर जा रहा है नीचे की ओर, है ना। यहाँ से वहाँ से 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। पहले तो उत्तर की ओर आ गया और फिर वापस दक्षिण की ओर जा रहा है, मतलब वापस नीचे की ओर जा रहा है 6 किलोमीटर। ये लीजिए दोस्तों 6 किलोमीटर आ गया। अब यहाँ से क्या कर रहा है, 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जा रहा है। यहाँ से 3 किलोमीटर पूर्व की ओर आ गया। अब वो यहाँ पर आ गया ना, अब वो यहाँ पर आ गया। पहले दोस्तों यहाँ पे था, यहाँ से ऊपर गया, फिर वापस आया 6 किलोमीटर, मतलब यहाँ पर दोस्तों 4 किलोमीटर बच गया। यहाँ पर कितना बच गया, 4 किलोमीटर बच गया। यहाँ पर आके रुक गया। बोला जा रहा कि प्रारंभिक बिंदु से यहाँ से ये वाली दूरी निकालनी है। मैंने आपको कहा था इधर 4 दिख जाए, इधर 3 दिख जाए तो दोस्तों 4 का स्क्वायर कर देना और 3 का स्क्वायर कर देना। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25 दोस्तों 25 होता है। 5 का स्क्वायर है ना, 25 का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है। अब 5 तो आ रहा है, लेकिन दोस्तों प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु यहाँ पे था, अब ये यहाँ पर है, तो इधर तो दोस्तों कौन सी दिशा होती है, इधर तो होती है पूर्व, और इधर तो कौन सी होती है, इधर होती है उत्तर, है ना। इधर कौन सी होती है, उत्तर होती है। अब पूर्व, उत्तर और पूर्व के बीच में कौन सी डायरेक्शन होती है, उत्तर और पूर्व के बीच में होती है नॉर्थ ईस्ट कहते हैं जिसे, ना, जिसे क्या कहते हैं, उत्तर पूर्व कहते हैं, जिसे उत्तर पूर्व कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट। और कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। ओके, समझ में आ रहा सभी को। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है 5 फरवरी 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन था। वैसे आपको याद ही कर लेना है, अगर 3 और 4 दिख जाए तो 5 कर देना, 6 और 8 दिख जाए तो दोस्तों 10 कर देना, और 5 और 12 दिख जाए तो क्या कर देना, 13 कर देना। ये डायरेक्ट आपको याद ही कर लेना है, मैं आपको बार बार बताता रहूँगा। देखो सबसे पहले तो ये कैलेंडर का क्वेश्चन है और वापस बता रहे हैं, 1-2 दिन पहले भी करवाया था ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन। सबसे पहले देखो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर ये जो सन है वो लीप वर्ष है या नॉर्मल वर्ष है। अब 2008 क्या है, 2008 होता है लीप वर्ष। लीप वर्ष होता है तो देखो लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी का कोड क्या होता है, अलग होता है। जनवरी का कोड दोस्तों, जनवरी में क्या हो जाता है, देखो जनवरी में हो जाता है दोस्तों, वैसे होता है 144, मतलब जनवरी का कोड होता है 1, लेकिन यहाँ पर दोस्तों 0 होता है। फरवरी का कोड वैसे 4 होता है, लेकिन लीप वर्ष में दोस्तों 3 होता है, मतलब 1 कम हो जाता है दोनों में ना। तो फरवरी का कोड यहाँ से 3 हो जाएगा। अब एक 2000 का कोड, 2000 से लेकर 2099 तक, 2999 तक जो भी कोड होते हैं वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 6, है ना। अब 2000 का कोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फरवरी का कोड दोस्तों 3 हो जाएगा। सबसे पहले लिखते हैं दिनांक, देखो फॉर्मूला लिख लीजिए, फॉर्मूला लिख लीजिए एक बार, दिनांक, उसके बाद मंथ का कोड, महीने का कोड, महीने का कोड, उसके बाद दोस्तों साल का कोड, है ना, साल का कोड, साल का कोड, उसके बाद दोस्तों लास्ट के 2 डिजिट, ऐसे लिख दीजिए, लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 अंक किसके, ईयर के ना, लास्ट के 2 डिजिट किसके दोस्तों, ईयर के। ओके, ईयर के। और उसके बाद दोस्तों क्या करना है, उसके बाद में कर देना आपको ईयर में, मतलब इसमें दोस्तों 8 में 4 का वाल लगा देना, है ना। इसके बाद में दोस्तों लीप ईयर की आपको पहचान करनी है। लीप ईयर की पहचान करने में मतलब जो भी लास्ट के 2 अंक है ना उसमें लगा देना है, लास्ट के 2 अंक में 4 का वाल लगा देना, लास्ट के 2 अंक में किसका, 4 का वाल लगा देना है, और टोटल दोस्तों उसमें 7 का वाल लगा देना। ओके, देखो सबसे पहले 5 तारीख फरवरी महीने का कोड 3 हो जाएगा, 2000 का कोड 6 हो जाता है, और 8 का दोस्तों यहाँ पे 8 ऐसे लिख देंगे, और 8 में अगर हम 4 का वाल लगाएंगे जो भागफल होता है वो लिखना होता है। भागफल कितना है, 2 आ रहा है, तो भागफल हमें लिखना है और 7 का वाल लगा देना। 5 और 3 8 और 8 16 और 2 18 और 6 24, और 24 में अगर हम 7 का वाल लगाते हैं तो कितना शेषफल बचता है, 7 या 21 और 3
3 यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है ना, 3 यहाँ पर शेषफल बच रहा है, 3 शेषफल बच रहा है, मतलब 3 पर दोस्तों क्या आता है, देखो 0 पर 1 पर आता है रविवार, 1 पर दोस्तों संडे, 2 पर आता है मंडे, और 3 पर आता है दोस्तों ट्यूसडे। ट्यूसडे मतलब मंगलवार, तो मंगलवार ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी जिन्होंने भी बताया है उनका बिल्कुल क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों जिन्होंने ऑप्शन सी आंसर दिया है। और आज की क्लास